नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है आज की खास चर्चा का। हरियाणा में कल वोटिंग होनी है। 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टियां बूथ मैनेजमेंट में जुटी हुई हैं। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में हरियाणा के कुल 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कांग्रेस के कुमारी शैलजा जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग तैयार है। पार्टियां बूथ मैनेजमेंट में जुटी हुई हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से भी जनता को अपने पाले में लाने के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी कर दिया गया है। ऐसे में अब अहम सवाल और आज की चर्चा का विषय यही है कि पिछले साल का चुनावी डेटा और इस साल का राजनीतिक दलों की मेहनत के समीकरण के बाद अब बारी जनता के फैसले की है। जनता का फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार हालात बहुत बदले हुए हैं। इस बार पब्लिक किसके साथ हो सकती है, आज इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो बारी जनता की है। इस बार फैसला जनता का है, तो चर्चा जनता के मुद्दों और सोच को लेकर करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जिस घड़ी और दिन के लिए सियासी पार्टियों, उनके उम्मीदवारों और पार्टी की पूरी फौज ने 2 महीने तक रात दिन बैठकें की, रणनीति बनाई, मंदिर, गुरुद्वारों और मस्जिदों में पूजा और इबादत की, वो घड़ी आखिर आ गई। महज कुछ घंटों बाद ही मतदान शुरू होते ही उम्मीदवारों की तकदीर पर फैसले के बटन दबने लगेंगे। इसके लिए प्रदेश में प्रशासन, पुलिस और चुनाव स्टाफ ने कमर कस ली है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर रवाना हो चुकी हैं। इस बार झुलसा देने वाली गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में चुनावी ड्यूटी पर तैनात की गई हैं। हमारी ड्यूटी यहाँ पे रेलवे रोड पे है, तोताराम धर्मशाला में, और डीसी सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अच्छी अरेंजमेंट होगी, साफ सुथरा टॉयलेट होगा और खाने का भी पूरा अरेंजमेंट होगा। मेरी ड्यूटी एसडी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल किले के नीचे है, जो वहाँ पे देंगे हम। सर बहुत अच्छे से हम एक्साइटेड हैं, फर्स्ट टाइम ड्यूटी आई है हमारी, हम बहुत अच्छे से देंगे हम जी। प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों के लिए 232 उम्मीदवारों के भाग्य और भविष्य का फैसला प्रदेश के करीब 1 करोड़ 91 लाख मतदाता करेंगे। 35,000 पुलिस कर्मी और 24,000 होम गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 112 कंपनियां लगाई गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में पंजाब पुलिस की टुकड़ियां भी पहुंची हैं। पानीपत में इस बार इंतजाम अच्छे रहे। जी ऐसा है, हमारे जो डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी ड्यूटी है चुनाव में, और बहुत ही अच्छा है। ऐसा हमने पहली बार ही देखा। तो यहाँ का जो सेटलमेंट है, जो एडजस्टमेंट है, टोटली बहुत ही अच्छा है। पंचायतों की ओर से कुछ नहीं है, डीसी साहब ने बोला है कि प्रशासन ही सब कुछ कर रहा है। प्रशासन की तरफ से खर्चा, हाँ सब कुछ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वहाँ जो लैट्रिन नहीं वो भी सब साफ मिलेंगे आपको, ऐसा बोला डीसी साहब ने। बाथरूम सब बिल्कुल बिल्कुल जैसे सरकार के आदेश हैं हम सब वैसा ही करेंगे, और उसी हिसाब से जैसे बड़ा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये मना रहे हैं, और उसी हिसाब से जो इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं। और हमारी भी कोशिश रहेगी भी किसी भी वोटर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और बहुत अच्छे से ये निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन हो। गौरतलब है कि करनाल में विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। लोकसभा के वीआईपी मुकाबलों में करनाल में मनोहर लाल, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा यानी 100 साल से सियासत कर रही चौथी पीढ़ी, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और हिसार से चौटाला परिवार यानी कई राजनीतिक घरानों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब तो 11 घंटे के लिए वोटर्स ही इनका भाग्य विधाता है। चलिए लोकतंत्र के सबसे बड़े इस पर्व को मिलकर यादगार बनाएं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
चलिए देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। चर्चा की शुरुआत करनाल से करते हैं। करनाल से इसलिए भी क्योंकि इस बार करनाल लोकसभा की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने बहुत लंबे चिंतन मंथन के बाद हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी मैदान में उतारा है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ने देवेंद्र कादियान पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने यहां लगभग 6.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार का आंकड़ा किसके साथ हो सकता है? देखिए प्रगति, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब हालात कुछ और थे। आज ये परिस्थितियां बदली हुई हैं। दरअसल 2019 के चुनाव जब हुए उससे पहले पुलवामा कांड हुआ था। पुलवामा कांड का मतलब जिस तरीके 40 सेना के शहीद जवान जो थे वो शहीद हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान की भूमिका को लेकर जो बातें हो रही थी, भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। उस वक्त लोग ये एहसास कर रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, आतंकवादियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है जो देश दुनिया में जिसका जिक्र हुआ। तो भारतीय, हालांकि 40 जवान शहीद हुए थे, उसका दुख था, लेकिन गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री देश के इस तरह के थे जिन्होंने पाकिस्तान को, सेना ने उन्होंने आदेश दिया, पूरी रात ऑपरेशन देखते रहे प्रधानमंत्री। लोगों को सुबह पता चला कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है, तो पूरा देश गौरवान्वित महसूस हो रहा था। उस थोड़े टाइम बाद ये चुनाव आए और उस टाइम पूरा देश एकजुट था बीजेपी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, और जो सेना के जवान शहीद हुए थे उनके परिवारों के साथ। तो एक तरह से माहौल बना हुआ था। लेकिन उन 2019 को लेके अब 2024 है, इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। लोगों ने महंगाई देखी, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। हालांकि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए, हाईवेज बने हैं, अटल सुरंग बनी है जम्मू कश्मीर में, और काम हुए, विकास के कार्य हुए हैं। सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं भी चलाई हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें ऐसी जो लोगों के लिए समस्या बन गई, बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है। 2014 में जिन युवकों के दम पे या उनको प्रधानमंत्री बीजेपी ने ये कहा कि हमारा युवा देश है भारत, पूरी दुनिया में 60% आबादी 35 साल तक के युवाओं की है। बहुत सारे तो युवा जो काफी रीझे थे बीजेपी के उस पर के युवाओं पर इतना फख्र कर रही है बीजेपी, हमारे प्रधानमंत्री, सरकार, और लोग वो कर रहे थे कि युवा देश है। धीरे धीरे जैसे समय गुजरा, काम तो हुए, प्रगति भी हुई है, गरीबों का कल्याण भी हुआ है, सौगातें भी मिली है, लेकिन जो समस्याएं थी वो गहराती चली गई। जैसे आज महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हुई है, किसानों का मुद्दा है, उसके अलावा कुछ हद तक भ्रष्टाचार है। हालांकि एक्शन बहुत हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसकी कीमत, उसके दाम बढ़ गए हैं। तमाम तरह की चीजें, किसानों का मुद्दा वहीं खड़ा है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, अब चुनाव के समय ही लोग मुखर होते हैं, और शायद यही वजह कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है और बीजेपी को थोड़ा सा सता रहा है कि शायद लोग अब उतने खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान ना हो जाए। जी बिल्कुल, चुनाव में नुकसान कितना होगा, कितना फायदा होगा, ये तो हालांकि जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन महेश जी, करनाल के अलावा हिसार लोकसभा सीट को भी हॉट सीट का ही दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो सियासी समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौटाला फैमिली में विरासत की लड़ाई को दर्शा रहे हैं। बीजेपी ने जहां मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट काट दिया है, उनकी जगह पार्टी ने चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। जेजेपी की तरफ से इस सीट पर ओम प्रकाश चौटाला की बहू नैना चौटाला को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने काफी लंबे चिंतन मंथन के बाद पूर्व सांसद जयप्रकाश पर दांव खेला है। इस बीच जयप्रकाश ने कई बड़े चुनावी वादे भी किए हैं, कभी राशन को लेकर, कभी केंद्र की कई योजनाओं को लेकर। इन वादों पर जनता कितना भरोसा कर पाएगी, महेश जी? देखिए, जिन वायदों का जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल वो वायदे जेपी के नहीं थे, वो वायदे राहुल गांधी की गारंटी में शामिल हैं। चाहे 10 किलो राशन की बात हो, चाहे मनरेगा की जो दिहाड़ी है उसे 600 रुपए करने की बात हो, तमाम जो घोषणाएं जेपी की तरफ से की गई, कोई भी एक भी घोषणा ऐसी नहीं थी जो
सिर्फ जेपी की तरफ से की गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस इलाके का विकास वो करवाएंगे और पहले भी विकास के कार्यों में वो लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे हैं। फिलहाल जो भी यहाँ पर जेपी की तरफ से चुनावी भाषणों में कहा गया वो चुनावी गारंटी के रूप में राहुल गांधी पहले से कह चुके हैं। उन्हीं योजनाओं का जिक्र अलग अलग इलाकों में पहुंचकर, और खासकर जो मैंने देखा कि पूरा जो चुनावी प्रचार चल रहा था जेपी का वो रूरल फोकस्ड जो प्रचार है वो देखने को मिला था। लगातार हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों को पहली प्राथमिकता पर जेपी की तरफ से रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो वक्त है जेपी की तरफ से लगाया गया। शहरी क्षेत्र तक हालांकि जेपी नहीं पहुंच पाए, उतना जो पेनिट्रेशन जेपी कर सकते थे नहीं कर पाए। यहां पर चौटाला परिवार ही तीन तरफ से जो है चुनावी मुकाबले में जेपी को घेरे हुआ है, लेकिन कह सकता हूं कि आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। न सिर्फ हिसार सीट पर 10 की 10 सीटों पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। और हिसार सीट का मैं जिक्र करूं तो यहां पर जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जरूर चौटाला परिवार के लोग सामने खड़े हैं, लेकिन जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जा रही है। आमने सामने की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है और बेहद दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला। और लगातार मैं अपने इसी कार्यक्रम में आए दिन ये बात कहता हूं कि ये जो परफॉर्मेंस है जो इस वक्त चुनावी मुकाबले के रूप में देखने को मिल रहा है, ये ना तो जेपी का है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, ना ही ये कांग्रेस पार्टी का है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे का है। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, ऐसे लोग जिन्हें मनोहर लाल खट्टर की सरकार का चलाना पसंद नहीं आया, ऐसे लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को ताकत दिए हुए हैं, वही इलेक्शन को ऊपर उठाए हुए हैं और वही चुनावी मुकाबले के रूप में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सामने लिए खड़े हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हिसार सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है बल्कि 10 की 10 सीटों पर यह मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। बिल्कुल, मुकाबला बेहद दिलचस्प जरूर है, लेकिन वीरेंद्र जी इस दौरान फरीदाबाद की चर्चा करें तो यहाँ पर जाट बहुलता वाली सीट है। ऐसे में सीट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गैर जाट उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने सांसद कृष्णपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है जो पिछले 10 साल से सांसद हैं। उधर कांग्रेस ने भी इस सीट से गुर्जर बिरादरी से ही आने वाले चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि जेजेपी की तरफ से नलिन हुड्डा को उतारा गया है। क्या फरीदाबाद की जनता में गैर जाट उम्मीदवारों को लेकर वो एक्सेप्टेंस की स्थिति बन पाएगी? देखिए, हालांकि फरीदाबाद में जाट भी बनते रहे। रामचंद्र बेहता भारतीय जनता पार्टी से 3 बार सांसद चुने गए और अब देखिए फरीदाबाद के अंदर जातीय गणित के अलावा भी अब अलग मुद्दे हैं, मतलब सरकार के पक्ष में और विपक्ष में। कृष्णपाल गुर्जर जो है लगातार 2 बार सांसद बने हैं, अब वो हैट्रिक लगाने के लिए ये बिल्कुल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और महेंद्र प्रताप जी का अपना एक व्यक्तित्व है और कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ कर उनको टिकट दिया है। हालांकि जाट प्रत्याशी के लिए काफी जोर आजमाइश हुई थी वहां करण दलाल के लिए, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप को चुना। तो फरीदाबाद के अंदर भी ये देखिए वहां चेहरा नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। और देखिए वहां जब लगातार जो है सांसद रहते हैं, 10 वर्ष का हो गया समय, तो कुछ ना कुछ नाराजगियां भी होती हैं, कुछ सत्ता विरोधी भावना भी होती है, क्योंकि वो लगातार जो है मंत्री बने हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं। तो इसलिए फरीदाबाद की स्थिति इस बार भिन्न है, इस बार कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात ये जाती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी स्वीकार्यता है, लेकिन राज्य सरकार की जहां तक बात आती है तो राज्य सरकार के प्रति लोगों में असंतोष होता है। लेकिन यहां पर चेहरा जो है नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए वहां का चुनाव भी इस बार कठिन है। यहां पर कोई भविष्यवाणी करना कोई संभव नहीं है। अब मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि फरीदाबाद जो है गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा 21 लाख मतदाता है, हरियाणा के अंदर ये दूसरा स्थान है। तो फरीदाबाद के बारे में अभी तक कोई, वैसे तो हरियाणा के किसी संसदीय क्षेत्र के बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, चाहे करनाल हो चाहे हिसार हो। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार मतदाता जो है वो चुनाव में भाग ले, मतदान प्रक्रिया में शामिल हो, ये सभी दलों का प्रयास है ताकि मतदान का प्रतिशत बने। हरियाणा के अंदर मतदान अगर कम होगा तो ये लोकतंत्र के प्रति एक अच्छा संकेत नहीं है, लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तो सभी दलों का यह प्रयास है और चुनाव आयोग भी यह प्रयास कर रहा है कि लोग मतदान प्रक्रिया में शामिल हों। तो हरियाणा की ये भी स्थिति का है, अभी कुछ आकलन करना संभव नहीं है क्योंकि चुनाव पहली बार है। इस बार चुनाव जो है इतना ज्यादा रोचक और कांटे का होने जा रहा है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इतना दिलचस्प मुकाबला पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी जिस तरह से 2019 के सियासी समीकरण बने थे और उस दौरान जो बीजेपी की लहर जो देखने को मिल रही थी, उसमें शायद बीजेपी में मोदी की लहर में तो कमी नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें तो स्थिति बिल्कुल उलट देखने को मिल रही है। अंबाला का जिक्र करें तो बीजेपी
बीजेपी ने पूर्व सांसद यहां से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से वरुण मुलाना को मैदान में उतारा है। जेजेपी ने इस सीट से डॉक्टर किरण पुनिया पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं सियासी समीकरण 2019 के अलावा 2024 में बिल्कुल उलट देखने को मिल रहे हैं। देवेंद्र जी, इस लोकसभा सीट के तहत कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री असीम गोयल और पूर्व मंत्री अनिल विज की विधानसभा सीटें भी आती हैं। यहां का मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जनता का मत किसके साथ जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी की गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। प्रचार प्रसार में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन जनता का समर्थन किसके साथ जाएगा? देखिए, प्रगति अंबाला सीट रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है। पहले ये था कि कुमारी शैलजा शायद अंबाला से लड़े, लेकिन वो सिरसा चली गई। तो उस स्थिति में वरुण मुलाना जो कांग्रेस के विधायक हैं, मुलाना से फूलचंद मुलाना प्रदेश होते थे कांग्रेस के, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी लोगों में थे जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। फूलचंद मुलाना के बेटे हैं वरुण मुलाना। मौजूदा समय में वो कांग्रेस के विधायक है। चूंकि कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं मिल रहा था, तो एक सढोरा की विधायक थी रेणु बाला, उनका नाम चल रहा था कांग्रेस से, या फिर वरुण मुलाना। वरुण मुलाना को पार्टी ने ठीक समझा, जो भी समीकरण समझे होंगे। जहां तक बंतो कटारिया की बात है, बंतो कटारिया के पति रतनलाल कटारिया लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक बने और पहले कार्यकाल में मोदी के वो मंत्री भी बने थे, राज्य मंत्री। लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद चूंकि एक तो महिला है बंतो कटारिया, दूसरा विधवा है। प्रधानमंत्री जब अंबाला गए थे तो उन्होंने बंतो कटारिया को ये कह के गए ये विधवा है, मतलब सहानुभूति दर्शाई थी। तो बंतो कटारिया एक महिला है, दूसरा उस परिवार से आती है जो राजनीति करना जानते हैं। रतनलाल कटारिया जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त से काफी मतलब बीजेपी के नेताओं में, प्रमुख नेताओं में थे। तो अच्छे ओहदों पर रहे हैं बीजेपी में। तो 2 बार के अगर सांसद रहे तो उनकी पत्नी को टिकट देना समझा कि चलो वीडियो है, या और कोई कैंडिडेट शायद नहीं रहा होगा। तो अंबाला चूंकि रिजर्व सीट है, अभी अंबाला में मुकाबला माना जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कौन है, 50-50 या 55-45 की बात कर सकते हो। मुकाबले में कोई भी जीत सकता है। अंबाला रिजर्व सीट होने के कारण जो SC ST उस तरह का जो वर्ग है मतदाता, उनका फैसला मेरे को लगता है क्या आता है, किसके पक्ष में आता है। तो अंबाला सीट पर भी मुकाबला बना हुआ है, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, अंबाला सीट रिजर्व जरूर है, लेकिन मुकाबला यहां पर बना हुआ है। लेकिन महेश जी, सिरसा की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर चुनावी मैदान में हैं। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं जेजेपी ने रमेश कटक पर भरोसा जताया है, 3 बार के विधायक वो भी रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सभी ने अपनी अपनी जगह पर जनता को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की है। पुरजोर ताकत यहां पर लगाई गई है, जनता उनके पाले में आए। लेकिन अब बारी जनता की है, कल मतदान होना है। जनता किसके पाले में जाएगी, ये चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि 2019 का जिक्र भी किया जा रहा है और 2024 का भी जिक्र किया जा रहा है। 2019 की जो लहर थी और 2024 की जो लहर है, कितना फर्क देखने को मिल रहा है? महेश जी, आवाज आ पा रही है? जमीन आसमान का फर्क यहां पर देखने को मिल रहा है। सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बनाई गई थी और IRS की नौकरी छोड़कर सुनीता दुग्गल को यहां राजनीति में लाया गया था और उस वक्त 3 लाख से ज्यादा वोटों से मोदी लहर में सुनीता दुग्गल ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट इसके नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में उतरी तो उन्हें बेहतरीन परिस्थितियां अपने लिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रही थी और कह सकता हूं कि यहां पर आमने सामने की टक्कर, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 10 की 10 सीटों पर आमने सामने की टक्कर है और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही आमने सामने खड़े थे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी वही परिस्थिति देखने को मिली है। यहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा था। डॉक्टर अशोक तंवर की सबसे बड़ी परेशानी जो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली वो था किसानों का विरोध। किसान, जबकि डॉक्टर अशोक तंवर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हर दिन ये बयान देते रहे कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये चुनिंदा लोग हैं और दरअसल ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के भेजे गए लोग हैं, तमाम दूसरे विपक्षी दलों के भेजे गए लोग हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, इन्हें किसान नहीं समझा जाए, ये अशोक तंवर लगातार कहते रहे। लेकिन चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना यहाँ पर डॉक्टर अशोक तंवर को पहले दिन से लेकर और आखिरी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक करना पड़ा है। बेहद चुनौतीपूर्ण ये चुनाव डॉक्टर अशोक तंवर के लिए बना रहा और कह सकता हूं कि कुमारी शैलजा बेहद सहज स्थिति में इस वक्त सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रही
नहीं है। बिल्कुल, कुमारी शैलजा की स्थिति बेहद सहज जरूर नजर आ रही है, लेकिन वीरेंद्र जी अगर गुरुग्राम की चर्चा करें तो एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह पर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया। पिछले 15 साल से सांसद हैं इंद्रजीत सिंह। हालांकि 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है। राज बब्बर गुरुग्राम में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि जेजेपी की तरफ से राहुल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। जनता का मत किसके साथ जा सकता है? देखिए, जब राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया गया था तो ये माना जा रहा था कि ये मुकाबला इतना कांटे का नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत प्राप्त कर लेगी। लेकिन राज बब्बर ने इस चुनाव मैदान को, इसको चुनाव रण को इतना कांटे का बना दिया है कि इस समय, हालांकि देखिए राव इंद्रजीत पुराने खिलाड़ी हैं और उनकी छवि बड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन राज बब्बर ने भी वहां की गुड़गांव की समस्याओं को उठाकर, गुड़गांव के मामलों को उठाकर वहां के जन समर्थन हासिल किया है। देखिए, जो राज बब्बर हैं वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और बाद में वो जो राज्यसभा में गए वो उत्तराखंड से गए और अब जो है वो हरियाणा में गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए हालांकि ये कल्पना नहीं थी कि राज बब्बर इस चुनाव को यहां तक ले जाएंगे कि ये मुकाबले का हो जाए, तो इसलिए वहां भी अब देखिए, क्योंकि राव इंद्रजीत की छवि तो अच्छी है लेकिन वो वहां की समस्याओं को हल करने में उतने कामयाब नहीं हुए। वो राज्य सरकार पर भी दोष लगाते रहे, वो कहते रहे मैं लड़ता रहा हूं और अहीरवाल के राजा के रूप में वो जाने जाते हैं, लेकिन इस बार जो है उनका मुकाबला कांटे का हो गया है। देखिए, गुड़गांव में सबसे ज्यादा 25 लाख मतदाता हैं। हरियाणा में अगर कोई लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदाता है तो गुड़गांव में है। वो 25 लाख का जो ये है चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस बार राज बब्बर के लिए जो मेवात का इलाका है, जो मेवात नू का इलाका है, वो उनके लिए, कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। इस बार जो है वहां के मतदाता हैं, उनका झुकाव कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहा है, तो राव इंद्रजीत के लिए भी समस्या कम नहीं है। हालांकि देखिए, उनका अपना एक छवि है, छवि का लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में कोई ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि गुड़गांव में कौन जीतने जा रहा है। बिल्कुल, दावेदारी बिल्कुल नहीं की जा सकती, ना सिर्फ गुड़गांव में बल्कि सभी सीटों की अगर बात कर ले तो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण मामला बीजेपी के लिए भी नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी जिस तरह से सोच समझ करके चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है, कहीं ना कहीं जनता के मन में भी अब पशुपेश की स्थिति बन सकती है। हालांकि जो कल वोटिंग की जाएगी उसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे 4 तारीख को, उससे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होंगी कि जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोटिंग की है। सोनीपत की चर्चा करें देवेंद्र जी, तो यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काट दिया है। विधायक मोहनलाल बड़ौली पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी संत के तौर पर एक खास पहचान है। खास बात यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों की तरफ से दोनों को ही ब्राह्मण समुदाय से उम्मीदवार बनाया गया है। जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। यहां पे अगर हम बात करें तो 2019 के मुकाबले 2024 में सियासी समीकरण बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। तो इस बार क्या जनता के मन में कुछ फेरबदल आ सकता है? क्या ब्राह्मण कार्ड जो खेला गया है पार्टियों की तरफ से, इसका फायदा जनता दे पाएगी, या ये एक बार जो स्ट्रेटेजी, जो इस ब्राह्मण स्ट्रेटेजी जो जनता उम्मीदवार लाए गए हैं, क्या इसकी वजह से कुछ चुनावी में, मतदान में या मतों में कुछ फेरबदल देखने को मिल पाएगा? देखिए प्रगति, सोनीपत सीट भी वो है जिसमें मुकाबला बहुत कांटेदार है जी। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। दरअसल रमेश कौशिक 2 बार लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब था, जिस आधार पर वो टिकट काटी गई। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। मैंने सोनीपत, चूंकि मैं जाता रहता था, लोगों के मन में ये था कि 2 बार के सांसद है, काम नहीं हुआ, नाराजगी थी। इसी नाराजगी से डरते हुए बीजेपी ने टिकट काट दी और मोहनलाल बड़ौली जो आरएसएस से आते हैं, टोटल टीवी पर उनसे खास बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पुराना आरएसएस कार्यकर्ता हूं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं बहुत टाइम से, क्योंकि राई जो है दिल्ली से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, राई के मौजूदा विधायक भी है बीजेपी के, तो पार्टी ने उनको कंसीडर किया, उनके नाम पर मोहर लगी। अगर मोहनलाल बड़ौली जीतते हैं या मजबूत स्थिति में, इसका श्रेय मैं दूंगा कि राम मंदिर और मोदी जी के चेहरे पर, और राम मंदिर का जो एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी जिसको प्रचारित कर रही है, तो ये 2 वजह है। अगर मोहनलाल बड़ौली निकलते हैं, जीतकर सामने आते हैं, तो मोदी चेहरा और राम मंदिर, ये दोनों बड़ी वजह होगी। वैसे उनकी छवि उतनी खराब नहीं है, लोगों ने चूंकि चेहरा बदला हुआ है, रमेश कौशिक के मुकाबले इनको ज्यादा बेहतर इंसान माना जाता है, भरोसेमंद भी माना जाता है। तो अगर मोदी चेहरा और राम मंदिर वाला जो एक जो टैग लगा हुआ है, वो अगर दोनों चल गए तो आप समझिए मोहनलाल बड़ौली चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट है
सतपाल ब्रह्मचारी उनके साथ मजबूत पक्ष है कि जींद की 3 विधानसभा क्षेत्र सोनीपत लोकसभा में आती है, जींद, जुलाना और सफीदों, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में लीड करेंगे, ये मैं यकीनन तौर पर कह सकता हूं सतपाल ब्रह्मचारी। लेकिन अब देखना यह है कि मुकाबला कड़ा है और भूपेंद्र मल्लिक की जहां तक पता है वो जेजेपी से आते हैं, वो जेजेपी का कैंडिडेट कितने वोट ले सकता है, जेजेपी की कितनी छवि या प्रतिष्ठा बचा सकता है, उनका ये चुनाव है। तो कुल मिलाकर कांटेदार चुनाव है सोनीपत में भी। बिल्कुल कांटेदार चुनाव जरूर है। महेश जी, यहाँ पर मोदी लहर की बात हो रही है, चर्चा मोदी के चेहरे को लेकर हो रहा है। तो हालांकि अगर हम 2024 की बात करें, फिर 2019 की बात करें और 2024, अब 2014, 2019 और 2024 की बात करें, तो तीनों में ही मोदी मैजिक एक बड़ा फैक्टर रहा है। रोहतक की बात करें तो बीजेपी की तरफ से हालांकि अरविंद शर्मा पर भरोसा जताया गया है। पिछले चुनाव में अरविंद शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ 7,503 वोटों से हराया था। एक बार फिर से कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। जेजेपी ने रविंद्र सागवान पर दांव खेला है। पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था, बीजेपी के खाते में जीत आई थी, लेकिन इस बार का समीकरण क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में जो आप फर्क महसूस कर सकते हैं वो है मोदी की एक्सेप्टेंस का लेवल, वो है मोदी लहर का इंटेंसिटी, उसका स्तर। पहले से काफी कम स्तर इस वक्त देखने को मिल रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि मोदी के समर्थक नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि मोदी के फैन फॉलोइंग में जो है बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है, लेकिन गिरावट आ चुकी है और यही सबसे बड़ा जो फैक्टर है रोहतक सीट पर देखने को मिल रहा है। बेहद मार्जिनल एज के साथ ही यहां पिछला लोकसभा चुनाव जीत पाए थे अरविंद शर्मा और अब उसके बाद बहुत बड़ा होमवर्क यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और खासकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। दरअसल रोहतक लोकसभा सीट का जिक्र करें तो दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है, तो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत पूरे लोकसभा क्षेत्र में की गई थी। सबसे बड़ी जो परेशानी सामने आती है वो बादली विधानसभा क्षेत्र से सामने आती है, जहां पर अहीर ये पूरा इलाका और अहीर यादव बड़ा वोट बैंक यहां पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक अकेला ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो 70-80 हजार की अगर लीड दे दे तो बाकी जो 8 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर अगर मार्जिनल एज दीपेंद्र सिंह हुड्डा हासिल भी कर लेते हैं तो हार का कारण एकमात्र एक विधानसभा क्षेत्र बन जाता है। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा होमवर्क यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। कोशिशें भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं कर रही है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को अगर हरा दिया जाए तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक क्लियर हो सकता है। लेकिन यहां चुनौतियां सबसे बड़ी जो सामने इस वक्त खड़ी है कि मोदी का जो अपना एक्सेप्टेंस है वो पहले से काफी कम हो चुका है और इसी वजह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर चुनावी मुकाबले को बेहद ऊपर लेकर जा चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी एक सुखद स्थिति यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रोहतक सीट पर नजर आ रही है। बिल्कुल, खैर चुनावी आंकड़ा जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से सभी दलों ने बहुत मेहनत की। अब लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रसार किया गया है, उसका फायदा कितना मतदान के दौरान देखने को मिलता है। जनता की चूंकि बारी है तो जनता किसके समर्थन में जाती है, जनता किसे वोट करती है, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार की लोकसभा के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा की सियासी जमीन चुनावी रण के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयारी चुनाव आयोग की भी पूरी है, लेकिन अब बारी जनता की है। देखना यह होगा कि जनता किसके दर पर जीत का ताज सजाएगी।